क्रिटिक्स कहते हैं कि ज्योतिष कोई विद्या ही नहीं है। क्या है कोई ज्योतिष विद्या? क्या है ज्योतिष जिसका हम हजारों वर्ष से हम जिसको पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे शस्त्र में भी है, जो हमारे शास्त्र में भी है? मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलता है, टीवी चलता है। ये अगर आप 1800 ईस्वी में चले जाएँ, 1700 में चले जाएँ, तो लोग कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ का लोगों को ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, वो सब लोग ये बात कह सकते हैं। लेकिन यदि जो इस विज्ञान के अंदर एक बार उतरता है और देखने की कोशिश करता है और फिर वो सारे पैटर्न्स का अध्ययन करता है, तो उसको समझ में आता है कि जो चीज़ अब तक उसने समझी नहीं थी, जो देखी नहीं थी, वो इसके अंदर उपलब्ध है। क्या ये पूर्ण विराम है या ये अल्प विराम भी नहीं है? ये अल्प विराम भी नहीं है। अभी कम से कम 230 दिन ये युद्ध और चलेगा। तो अभी मैं फिर कहता हूँ कि आप देखिएगा कि 230 दिनों के अंदर, अगले 7-8 महीने के अंदर 2-3 बार आपको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया या उसने ऐसा करने की चेष्टा की तो उसको निष्फल किया और ये काम उसके साथ ये हो गया। तो ये आपको पहले ही बता देना चाहिए कि पहलगाम जैसी आतंकवादी हमला क्या होने वाला है। तो क्या ज्योतिष ऐसे हमलों को रोक सकते हैं? ज्योतिष जो है वो प्रश्न विज्ञान है। यदि आप उससे प्रश्न नहीं करेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना प्रश्न के कोई भी उत्तर नहीं होता। क्या वाकई में आपकी विद्या ये बता सकती है, आपका प्रश्न शास्त्र ये बता सकता है कि अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ है या नहीं हुआ है आपके हिसाब से? अच्छा खासा इंटरवेंशन हुआ है। उसने जो है वो भूमिका निभाई है, लेकिन वो इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाई है जितनी कि वो दावे करता है। सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर आपका चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो उसने अवैध कब्जा कर रखा है तो भारत का ही, क्या भारत के कंट्रोल में कभी आ पाएगा? पीएम मोदी के अगले कार्यकाल के अंदर वो आ रहा है। 2030 से लेकर 32 के अंदर वो आपके हिंदुस्तान से जुड़ने की पूरी जो है वो मुझे नजर आती है कि होने की संभावना है। दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज मैं आया हूं एक खास मकसद से। दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा कोई इंसान जानना चाहता है तो वो है उसका भविष्य। क्या कोई भविष्य बता सकता है? क्या कोई भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है? क्या हमारे यहाँ ज्योतिष का जो विज्ञान है और उसको लेकर जो एक परंपरागत अध्ययन है उसके अंदर भी कुछ छेद हैं? क्योंकि आप जैसे ही उन लोगों के पास जाएंगे जो इस विज्ञान को नहीं मानते, उनका ये कहना है कि ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया तो कर्म प्रधान है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको उस शख्स से मिलवाने वाला हूं जिसने भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, क्रिकेट के मैचेस हों, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली चुनाव के अंदर क्या होगा, दिल्ली में कौन जीतेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में सटीक भविष्यवाणियाँ की है। लाखों कुंडलियों का अध्ययन इन्होंने किया है। लेकिन हम बता दूं, मेरी कुंडली का अभी तक नहीं किया है। मेरी कुंडली का भी करेंगे, मैं उनसे बोलूंगा। और मेरे साथ खास तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर विनय बजरंगी, जो कि देश के जाने माने ज्योतिष हैं और ज्योतिष के सुपरस्टार हैं। तो सर, सुपरस्टार कैसा लगता है? सुपरस्टार जब आपको ज्योतिष का सुपरस्टार बुलाया जाता है तो कुछ ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा हो गया? नहीं, कोई बात नहीं, स्टार तो है ही और स्टार जो होता है वो सुपरस्टार होता ही होता है मेरे हिसाब से। तो मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। क्रिटिक्स कहते हैं कि ज्योतिष कोई विद्या ही नहीं है। क्या है कोई ज्योतिष विद्या? क्या है ज्योतिष जिसका हम हजारों वर्ष से हम जिसको पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे शस्त्र में भी है, जो हमारे शास्त्र में भी है? देखिए, हमारे शास्त्रों को तो नेगेट करने के लिए तब से इतने लोग बैठे हुए हैं कि कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। जो चीज़ साइंस है, साइंस को लोग मानते हैं। 1920 के अंदर जो आज सब चीज़ें मूलभूत रूप से आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग उसको मानते नहीं। आज आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलता है, टीवी चलता है। ये अगर आप 1800 ईस्वी में चले जाएँ, 1700 में चले जाएँ, तो लोग कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ का लोगों को ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, वो सब लोग ये बात कह सकते हैं। लेकिन यदि जो इस विज्ञान के अंदर एक बार उतरता है और देखने की कोशिश करता है और फिर वो सारे पैटर्न्स का अध्ययन करता है, तो उसको समझ में आता है कि जो चीज़ अब तक उसने समझी नहीं थी, जो देखी नहीं थी, वो इसके अंदर उपलब्ध है। और अगर वाकई उपलब्ध है तो जो क्रिटिक्स हैं वो इसको कैसे निगेट करते रहते हैं? कैसे ये कहते हैं कि इसके मैं चाहता हूं कि इसकी वैज्ञानिकता के कुछ ठोस आधार मुझे आज आप बताइए। देखिए, कोई भी अगर हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट्स बताते हैं कि ये रिजल्ट्स हैं। यदि हम ज्योतिष की बात करते हैं तो वो भी किसी न किसी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही होता है। और वो एक्सपेरिमेंट्स आज का नहीं है, वो कई हज़ारों साल का एक्सपेरिमेंट्स है। कि अगर मान लीजिए कि एक कॉम्बिनेशन है किसी योग का, वो ये रिजल्ट देता है, तो वो आज की बात नहीं है,
वो 300 साल पहले भी वो योग दे रहा था, वो रिजल्ट वो 500 साल भी पहले दे रहा था, 2000 साल पहले भी उसने उसी प्रकार के रिजल्ट दिए। हो सकता है परिवेश के हिसाब से रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन के अंदर चेंज आया हो, लेकिन वो रिजल्ट्स देता है। और जब हम एक बार ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो हम यही देखने की कोशिश करते हैं कि अगर जो प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स है वो इस प्रकार से रिजल्ट देता था तो अब क्या दे रहा है, तो वो सब के सब अगर हम उसको एक बार आकलन करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि विज्ञान कहता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटा का एक संचालन करता है, बिल्कुल ये बात सही। कहता है। बिल्कुल सही। आपका शरीर जो कि 85% बना हुआ है द्रव से, जब वो एक बार समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ ज्वार भाटा ला रहा है तो आपके शरीर के अंदर भी लाता होगा। ये बात हमको पता है कि हाँ, जब फुल मून होता है तो मेरा मूड कुछ ऐसा होता है, जब न्यू मून होता है तो मेरा मूड कुछ ऐसा होता है। मून के ऊपर तो हम बात मानते हैं क्योंकि साइंस ने इस बात को थोड़ा सा प्रूव कर दिया, लेकिन बाकी ग्रहों के ऊपर अभी वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाया। वो चाहे जुपिटर की बात कर लीजिए या सूर्य की बात कर लीजिए, वहां तक पहुंच नहीं पाया। हाँ, वो हमको आभा देता है, वो हमको रोशनी देता है, ये बात हमको समझ में आ रही है। हम ये भी कहते हैं कि यदि हम उसको जहां पर वो एक बार भ्रमण कर रहा है वहां से निकाल देंगे तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये बात मानते हैं। लेकिन ये बात नहीं मानते कि वो हमारे शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि टाइम आने दीजिए, 100 200 500 साल निकलने दीजिए। जो जो बातें हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 3-4 हज़ार साल पहले कह दी थी वो एक एक बात प्रूव होकर सामने आ जाएगी। सब कुछ सामने आएगी। और हमारे तो कहते हैं ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती सिखलाई, बिल्कुल, देता ना दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था। बिल्कुल, बिल्कुल। धरती से चंदा की दूरी का अंदाजा लगाना क्या- मुश्किल क्या था। बात है, बिल्कुल क्या- सही कहा आपने। मैं इसमें ये भी समझना चाहता हूँ कि ये जो ज्योतिषी गणनाएं होती है, जो नवग्रह उसके आसपास की स्थितियां, कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन जाता है आपके हिसाब से? देखिए, एक क्लास से कई सारे डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ के निकलते हैं, लेकिन इलाज कोई बहुत अच्छी कर पाता है और कोई थोड़ा सा हल्का रह जाता है और कोई सिर्फ धन कमाने में लगा रहता है। तो यही बात ज्योतिषों के साथ भी है कि उसको अपनी विधा पर कितनी पकड़ है। अगर विधा पे पकड़ होगी तो निसंदेह वो बहुत अच्छी प्रोडिक्शन कर सकता है। और विधा जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। मैं देखता हूँ कि आजकल लोग कहते हैं कि 15 दिन के अंदर सीख लीजिए, 1 महीने में सीख लीजिए। हो सकता है कि वो सिखाते हों, लेकिन कुंडलियाँ कहाँ से लाओगे, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करोगे, जिसकी मैं बात चर्चा पहले कर रहा था। यदि आपने एक वियोग योग है, मान लीजिए कि एक सेपरेशन का योग है, वो आपने 100-50 कुंडलियों के ऊपर देखा ना हो, 1000-500 कुंडलियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना किया हो, तो आपको वो बात समझ में आ नहीं सकती कि वो कैसे अप्लाई होता है। और हर एक पॉडकास्ट के अंदर मैं यही बात बोलता हूँ, लोगों को समझाने की चेष्टा करता हूँ कि एक बहुत छोटा सा वक्तव्य है जिसके अंदर नारद मुनि पूछते हैं भगवान विष्णु से कि कौन सही में ज्योतिषी होता है। तो बहुत स्पष्ट सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जिसने 50,000 कुंडलियाँ देखी हों वो ही ज्योतिषी होता है, यानी कि वो भी बात एक्सपीरियंस की करते हैं। अब 50,000 कुंडली देखने के लिए आप फर्ज कीजिए कि एक दिन में एक व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो 15-20 कुंडली देख लेगा। 15 साल लग जाएंगे उसको एक चीज को देखने के अंदर। मतलब टोटल अगर 50,000 कुंडलियों का अध्ययन करना क्या हो, होगा तब ज्योतिषी माना जाता है। आज की डेट में कहाँ कुंडलियां मिलती हैं, घर में 4-5 लोग होते हैं, अपनी कुंडली को बार बार एक चीज में कभी यहाँ एक्सपेरिमेंट करता है, वहाँ एक्सपेरिमेंट करता है, 5 साल के बाद 100 कुंडलियां कोई इकट्ठी नहीं हो पाती हैं। तो ये जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी, और यदि एक्सपीरियंस आ जाएगा तो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है मेरे ख्याल से। तो चलिए, एक्सपीरियंस से सब कुछ चीजें। और आपने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है। जी, आपने ये प्रेडिक्ट किया था? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैंने तो ये भी प्रेडिक्ट किया है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा। ना, यही मेरा अगला सवाल था। यही मेरा अगला सवाल था। तो अच्छा। ये किस ज्योतिषी गणना के आधार पर आपने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये विकट स्थिति पैदा होने वाली है? मैं इसका थोड़ा सा आपने किस अध्ययन के आधार पर बताया, अगर इसको थोड़ा समझा पाएं। देखिए, पाकिस्तान के जन्म की तिथि अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत की जन्म की तिथि तभी मानते हैं जब पाकिस्तान पैदा हुआ था, यानी भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन भारत आज़ाद हुआ था, भारत बना तो कई हजार साल पहले है, जिसको पता नहीं। मैं इस बात से 100% एग्री हूं। तो भारत की कुंडली जब तक प्रश्न कुंडली के आधार पे ना हो तब तक हम गणना कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो है सनातन है। यहाँ पर हमें पता नहीं कि इसका उद्गम कब हुआ था और अंत कब होने वाला है, ये पता ही नहीं हमको इसका। पाकिस्तान का हमको पता है,
पाकिस्तान के प्रत्यक्ष शत्रुओं के बारे में हमको पता है। तो पाकिस्तान की कुंडली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए कि वो अपने पड़ोसियों के साथ, खास तौर से जो उसके सबसे बड़े पड़ोसी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करने वाला है, क्या नहीं है। तो पाकिस्तान की एक बार कुंडली पढ़ना शुरू कीजिए, उसके छठे भाव के ऊपर जितने इन्फ्लुएंसेस आते हैं वो पढ़ना शुरू कीजिए, तो ये समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान अब जो है शांत नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करने वाला है जिसके प्रति जो है कुछ ना कुछ हम लोगों को परेशानी हो सकती है। तो यदि कोई मुझसे प्रश्न करेगा तो मैं अवश्य उसके बारे में भी बताता हूँ कि हाँ, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे आगे समझना चाहिए, ये युद्ध विराम है। जी। भारत सरकार ने भी कहा है ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया। ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट था कि 9 जो टेररिस्टों के अड्डे हैं उनको तबाह किया जाए। हमने उन अड्डों को तबाह किया। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएशन पे हम पे मिलिट्री बेसिस पे स्ट्राइक किया, तो बदले में हमने स्ट्राइक किया। उसके बाद उन्होंने सीज फायर मांगा, हमने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो चुका है। ये इस पूरे युद्ध का 3 दिन के युद्ध का लब्बो लुआब है। क्या ये पूर्ण विराम है या ये अल्प विराम भी नहीं है? ये अल्प विराम भी नहीं है। अभी कम से कम 230 दिन ये युद्ध और चलेगा, जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि पहल यहाँ से हो रही है, हमारे पक्ष से हो रही है। हमारे का मतलब, मैं एज अ ज्योतिषी तो न्यूट्रल, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि भारतीय हूँ तो मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से युद्ध की पहले नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ से वो कुछ ना कुछ अभी और काम करेंगे, और जिसके चलते यहाँ से फिर से जिस प्रकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी वैसे ज़रूर होंगी। तो अभी मैं फिर कहता हूं कि आप देखिएगा कि 230 दिनों के अंदर, अगले 7-8 महीने के अंदर 2-3 बार आपको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया या उसने ऐसा करने की चेष्टा की तो उसको निष्फल किया और ये काम उनके साथ ये हो गया। तो ये आपको दिखने वाला है, और किस स्केल पे दिखने वाला है? क्या ऑपरेशन सिंदूर का जितना बड़ा स्केल था उसी स्केल पे दिखने वाला है, छोटा, बड़ा? आपका क्या प्रेडिक्शन है? स्केल तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आपको और हमको पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से चलेगा, काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि नेस्त नाबूद हो जाएगा मामला। काफ़ी हद तक जितने भी जो अड्डे हैं जहाँ से वहाँ से परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, आतंकवादी आते हैं, साजिशें होती हैं, वो सारे के सारे जो भी छोटे मोटे बचे हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। यदि आपने पढ़ा हो तो अभी 7-8 दिन पहले ही उनका एक सरगना और साफ़ कर दिया गया, और ऐसे तो अभी कई सारे होने वाले हैं, और जो अड्डे बचे हुए हैं वो भी साफ हो जाएंगे। अब मैं आपने 2 प्रेडिक्शंस तो मुझको बता दिया, आपके हिसाब से ये और चलेगा। आपने ये भी बताया कि किस तरह के स्केल पे ये होने वाला है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जब ज्योतिष है, ज्योतिषी गणनाएं हैं, तो ये आपको पहले ही बता देना चाहिए कि पहलगाम जैसी आतंकवादी हमला क्या होने वाला है। तो क्या ज्योतिष ऐसे हमलों को रोक सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष जो है वो प्रश्न विज्ञान है। यदि आप मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता, और शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना प्रश्न के कोई भी उत्तर नहीं होता। अब एक दिन के अंदर पूरे संसार के अंदर कहीं बाढ़ आती है, कहीं अंधकार होता है, कहीं पर कुछ हो रहा होता है, कहीं दंगे हो रहे होते हैं। अगर एक ज्योतिषी एक दिन की भी सारी गणना करने बैठ जाए तो पूरा जीवन काल लग जाएगा, और एक दिन की भी पूरे संसार के अंदर जो घटनाक्रम होगा वो नहीं निकाल सकता। तो यदि कोई मुझसे प्रश्न करेगा, जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो निसंदेह मैं जो हूँ उन सबको इवैल्यूएट, कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, लेकिन स्वतः मैं कोई क्वेश्चन जनरेट नहीं कर सकता। वो फॉरबिडन भी है, प्रश्न शास्त्र के अंदर नहीं किया जाता। समवन हैज़ टू आस्क मी कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो ये प्रश्न शास्त्र आप गणनाओं के आधार पे, प्रश्नों का उत्तर क्या गणनाओं के आधार पर होता है? बिल्कुल, जब आप प्रश्न करते हैं तो उसी काल जो है वो कुंडली बन जाती है। आपका प्रश्न कौन से भाव से उत्पन्न हो रहा है, उसके ऊपर कितने मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं, कितने पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, वो देखा जाता है। कालखंड का निर्णय होता है। आपके इंटेंशंस, आप कहाँ से पूछ रहे हैं और आपके इंटेंशन क्या है, इसका भी पता चलता है, और उसके बाद उसका जो है वो पूरा का पूरा गणना करने के बाद उसका उत्तर दिया जाता है। मुझे ये बताइए, अच्छा काम हम करते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं। मुझे अब ज्योतिष के आधार पर ये बताइए, ये थोड़ा विटी सवाल है, लेकिन जब बुरा काम होने वाला होता है तो उसका मुहूर्त क्यों नहीं निकाला जाता है? जब आप कोई गलत काम करते हैं उसका मुहूर्त क्यों नहीं निकाला जाता? या उसके पीछे भी कोई विज्ञान है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं, लेकिन हाँ, मेरे कुछ ऐसे जानकार हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर हम स्ट्राइक करें तो किस समय स्ट्राइक की जाए हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो वो चीज़ इवैल्यूएट और कैलकुलेट हो सकती है कि अगर कोई बात कहे कि अगर हम इस तरीके से स्ट्राइक करते हैं या उस तरीके से स्ट्राइक करते हैं
तो हमको इसका मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त होगा, तो वो निश्चित तौर से उनको उसका फायदा होता है। तो हम लोग तो ये तो युद्ध वाली बात हो गई ना कि युद्ध में आपने जी जो है शस्त्र किस मुहूर्त पे उठाना है। जी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो युद्ध में माना जाता जी था। बिल्कुल माना जाता था, और एक समय जब खत्म करना है तो वो भी माना जाता था कि किस समय संध्या के किस पहर पे या किस समय पे खत्म किया जाएगा। उस समय बिगुल बजता था, शंखनाद होते थे आरंभ के समय और अंत के समय, और उसके बाद वो खत्म होता था। तो मुझे लगता है कि आजकल तो रात में हमला होता अब है। रात में हमले होते हैं, लेकिन फिर भी उसके गणना उसकी हो सकती है। यदि कोई मुझसे पूछे कि किस समय स्ट्राइक किया जाए कि मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, या फिर पेनिट्रेशन सबसे अच्छा होगा, या हमारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं होंगी, तो वो बताया जा सकता है। वो बताया जा सकता है। अब मैं आगे चलता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच आपने देखा एक बड़ा नाम आया अमेरिका। उसको लेकर कई तरह की राजनीतिक टीका टिप्पणी भी हो रही है कि अमेरिका हमारे बीच में क्यों कूदा। तो अमेरिका के इस व्यवहार को आप किस तरीके से देखते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत पे मैं बाद में आऊँगा। क्या वाकई में आपकी विद्या ये बता सकती है, आपका प्रश्न शास्त्र ये बता सकता है कि अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ है या नहीं हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, अगर मैं आपके क्वेश्चन की बात करूं तो इंटरवेंशन हुआ है, पक्का इंटरवेंशन हुआ है, अच्छा खासा इंटरवेंशन हुआ है। उसने जो है वो भूमिका निभाई है, लेकिन वो इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाई है जितनी कि वो दावे करता है। हाँ, वहाँ से जो है वो संदेश जो है क्राई बेबी जो हमारा पाकिस्तान था, उसने क्राई करके अपनी अम्मा को फ़ोन किया, और वहाँ से जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट आई कि इस बार पापा को फोन किया। पापा को फ़ोन किया। पापा बनाइए। मैं 6 बार पाकिस्तान गया हूँ सर, और मुझे अच्छा। पाकिस्तान में पहली बार गया तो उन्होंने बोला पाकिस्तान को अगर आपको समझना हो तो एक बात समझ जाइए। तो मैंने बोला क्या? बोले यहाँ 3 ही चीजों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अच्छा। तो वही 3 चीजें जो जी, पाकिस्तान जी, जी। चलाती कर आ गया। तो जब उनको पता लगा कि अब ये हमारे बस में और हमारे उसमें नहीं रहा, तो उन्होंने जो है वो फ़ोन किया, और उसके बाद सीज़ फायर की घोषणा हुई। हम तो करने को तैयार ही नहीं है, हमने अपना मकसद, इस समय का उद्देश्य पूरा कर लिया। हम अभी और थोड़े से अपने डेटा इवैल्यूएट कर रहे थे, हमने कहा कर लेंगे, और उसके बाद जो है उसके बाद भी कर देंगे। तो हम तो तुरंत मानने वाले लोगों में से हैं, मान जाते हैं। हम माने, और अच्छी बात है। जैसे जी आपने कहा कि उसने यूएस ने इंटरवीन किया, तो भारत ने तो सार्वजनिक तौर पर इस बात को माना है कि जी अमेरिका सरकार के प्रतिनिधियों ने हमसे बात की थी, और जी हमने अपने सवालों के, उनके जो भी सवाल थे, या हमने अपना स्टैंड बता दिया था कि हम नहीं हिलने वाले और हम पूरी तरह से जी तैयार हैं। ये बिल्कुल भारत सरकार बिल्कुल साफ कर चुकी थी। जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को आप कैसे आंकते हैं? खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने कभी कोई डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली निकाली कि नहीं निकाली? देखिए, मैं डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली तो मैंने नहीं निकाली, क्योंकि मैं उसको अमेरिका देखता हूँ कि इस समय अमेरिका के रिश्ते हमारे साथ कैसे हैं। और जैसे कि होता यह है कि एक भाई है, वो आपका बहुत हितकारी है, हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी वो आपसे विमुख भी हो जाता है, लड़ता भी है, प्रॉपर्टी हड़प लेता है। तो रिश्ते जो होते हैं राष्ट्रों के भी उसी प्रकार से चलते हैं कि कभी जो है आपके बीच में संधि होती है, और मतलब कभी ये भी कहानी घर घर की है। जी जी जी, कहानी घर घर की। बिल्कुल कहानी घर घर की है कि कौन पड़ोसी आपका होता है, कभी आपके साथ बैठा होता है और आपके साथ बैठ के आपके दुख सुख में होता है, और कभी आपके खिलाफ साजिश कर रहा होता है, आपके घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ी होने देता अपनी। तो यही प्रकार से जो है वो राष्ट्र आपस में करते हैं। तो अमेरिका के लिए हमेशा अपना हित सर्वोपरि है, चाहे वो हिंदुस्तान के कंधे पे, भारत के कंधे पे पैर पैर रख के करे, चाहे वो हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के कंधे पे पैर रख के करे। तो हम जो है इस समय थोड़े से ज़्यादा सशक्त हैं, मजबूत हैं। हमारी बात जो है वो सुनने का उसको मन तो नहीं करता, लेकिन सुननी पड़ती है, और सुननी पड़ेगी, क्योंकि दशाएं हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब हम अपनी दशाओं की बात करते हैं विज़ टू विज़ अमेरिका के संबंध में, तो हमारे रिश्ते उसके साथ अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे, और वो जो है हित के पर्पज़ में अच्छे होते चले जाएंगे। यानी कि वो अपना हित देखेगा, हम अपना हित देखेंगे। हम जी सर करके झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन हित के हिसाब से हमारे रिश्ते अभी और अच्छे होने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है, उस पे अभी कोई ने अपने प्रश्न शास्त्र निकाले कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे? देखिए, वो डोनाल्ड ट्रंप हैं तो वो अमेरिका हैं, और ये इस समय हमारे पीएम हैं तो वो इंडिया हैं। तो हम तो भारत और अमेरिका के रिश्तों की जब बात करते हैं तो उसके अंदर वास्तव में मोदी जी आते हैं। यदि मैं कहता हूं कि इंडिया जो है वो बहुत अच्छा करने वाला है, भारत बहुत अच्छा करने वाला है, तो निसंदेह जो इस समय उसको अच्छा करने के अंदर जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो
पीएम हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तभी हम लोग जो हैं वो अच्छा कर पा रहे हैं। हमारी मिलिट्रीज़ हैं, सब अच्छा कर पा रही हैं, क्योंकि उनका जो नेतृत्व है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम ये देख सकते हैं कि 2035-40 तक भारत जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर अपने आप को स्थापित करेगा। आजकल एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है और घोषणा ये हुई है कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। तो क्या आपने कभी इसको स्टडी किया है कि क्या भारत विकसित भारत 2047 तक बन जाएगा? क्योंकि 2047 वो साल होगा जब हम अपने आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे और 100 साल एक बड़ा कैलकुलेशन है। तो मैं मानता हूं कि आपने भारत के बारे में इससे जुड़ी हुई जो कुछ ज्योतिषी गणनाएं तो करी होंगी। तो मैंने इतनी 100 साल की तो नहीं करी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगले 30-35 साल भारत के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो शनि का ट्रांजिट है भारत के ऊपर से वो काफ़ी अच्छा है। भारत के ऊपर से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम चंद्रमा मानते हैं भारत का, उसके साथ का शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा है, जिससे आने वाले 5 साल, उसके बाद आने वाले और 5 साल जो शनि के जो 2-2 राशियों के जो कार्यकाल होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। आने वाले 6 कार्यकाल बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो 30 वर्ष तो भारत के बहुत अच्छे हैं हर परिप्रेक्ष्य के अंदर। छोटी-मोटी परेशानियाँ, दिक्कतें चलती रहेंगी, लेकिन अगर हम देखें तो उसका जो स्टेटस है ऑल ओवर द वर्ल्ड और एक वर्ल्ड के सिनेरियो में बहुत अच्छा होने वाला है। आपको वो अच्छा लग रहा है। मुझे भी लगता है कि भारत और उन्नति करेगा, भारत और प्रगति करेगा और एक भारतीय होने के नाते आप और मैं तो यही यही प्रार्थना करेंगे जी, ईश्वर से कि जी, भारत उत्तरोत्तर अपने प्रगति के पथ पे जाए जी। और किसी भी तरह की ना ज्योतिषी बाधा है, ना आपातकालीन बाधा है, ना जो है वो प्राकृतिक बाधा है। आगे थोड़ा-सा बढ़ते हुए, मैं अब भारत के पड़ोसियों की बात करूँगा। दुनिया में तो मैं जाऊँगा, जैसे हमारा एक पड़ोसी है नेपाल, एक पड़ोसी है बांग्लादेश। बांग्लादेश की हाल में क्या हालत हुई आपने देखा। हम वहाँ की राष्ट्रपति को जो है निकाल दिया गया बाहर, निर्वासित होके वो अभी दूसरे और देश बुरी के होने अंदर रह वाली रही है। है। और हाँ, अब मुझे ये बताइए बांग्लादेश का और क्या होने वाला है? बांग्लादेश के अगले 3 साल बहुत टर्मोइल में हैं, बहुत परेशानी के अंदर हैं। जिस प्रकार से एक को अपदस्थ करके दूसरे पदासीन हुए, उस प्रकार से दूसरे अपदस्थ होके तीसरे पदासीन होंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा और इसके अंदर वर्ल्ड इंटरवेंशन होना शुरू हो जाएगा। मौसम का हाल वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। परेशानी के हाल हैं और पहले तो वो थोड़ा-सा भारत को अपनी आँख दिखाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन इस पूरे के पूरे जो ट्रांज़िट रहा है, जिसके अंदर राहु का बड़ा योगदान रहा है भारत के साथ, जिसके अंदर जब पाकिस्तान के ऊपर ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, तो वहाँ से भी जो है वो जो एटीट्यूड है वो काफ़ी मेलो डाउन हो गया है, यानी कि काफ़ी जो है वो पॉजिटिविटी है, लेकिन उनका आंतरिक मामला अच्छा नहीं है। वहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी है और अगले 3 साल ये नेगेटिविटी वहाँ पर रहने वाली है। एक और बड़ा सवाल जो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में आता है, क्योंकि हर कोई इंसान जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो ये सोच रहा था कि कुछ 1971 जैसा होगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे या शायद 3 हो जाएं, सिंध प्रदेश भी बन जाए, बलूचिस्तान भी बन जाए। इस तरह से लोग अटकलें लगा रहे थे। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे पास आ जाए। सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर आपका चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो उसने अवैध कब्जा कर रखा है तो भारत का ही, क्या भारत के कंट्रोल में कभी आ पाएगा? देखिए, ज़मीन का टुकड़ा तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि वो भारत की आत्मा का टुकड़ा है बेसिकली। बिल्कुल सही हमारी कहा आपने, आत्मा जो है बिल्कुल सही वो कहा। जड़ी हुई है उससे और पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। जी, हम चाहते किसी तरीके से हैं कि वो हमारे साथ आ जाए। लेकिन अभी वो 4-5 साल के अंदर नहीं आ रहा। लेकिन पीएम मोदी के अगले कार्यकाल के अंदर वो आ रहा है। 2030 से लेकर 32 के अंदर वो आपके हिंदुस्तान से जुड़ने की पूरी जो है वो मुझे नज़र आती है कि होने की संभावना है। एक बात और मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान का नक्शा बदल रहा है, वो उससे पहले बदल जाएगा। यानी कि जो वहाँ पर बलोच में चल रहा है, जिस प्रकार से वो आज़ादी मांगने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये संभव है कि पाकिस्तान अगले 5-6 महीने के अंदर, अगले 8-9 महीने के अंदर अपने नक्शे के अंदर परिवर्तन करना आरंभ कर दे। नक्शे के अंदर जी, परिवर्तन जी। होना आरंभ हो जाए। जी, जी, ऐसा हो और सकता कितना टाइम बता है। रहे हैं आप इसके लिए? ये 1 साल भी पूरा नहीं होगा, 9 एक महीने साल भी का। पूरा जी, नहीं जी, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बट
बिल्कुल। पाकिस्तान इसके लिए मजबूर होगा या पाकिस्तान को इसके लिए मजबूर किया ये जाएगा? दोनों चीजें आपस में मतलब एक तरह जुड़ी से हुई हैं। जुड़ी हुई हैं। हाँ। वो मजबूर भी होगा और मजबूर भी किया जाएगा कि नक्शा उसका बदलने वाला है। जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने आप को दिखाता है, अब काफी उसका भूभाग जो है वो उसका नहीं रहेगा। मतलब अगर पाकिस्तान फर्दर टूटता है तो फिर उस देश की क्या हालत होगी? वो देश टूटेगा और एक नया देश और बनेगा, और हो सकता है कि दो और देश बन जाएं, ऐसा भी संभव है। जैसे यूरोप टूटा था पहले, कि छोटे छोटे खंड बन गए थे, उस प्रकार से वहां पर खंड बनने आरंभ हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? जी। और मेरे को नहीं, कुंडली को ऐसा कुंडली लगता को, है। माफ कीजिएगा, कुंडली को ऐसा लगता है। जी जी। तो इस कुंडली के आधार पर आपने और क्या क्या प्रिडिक्ट किया है पाकिस्तान के बारे में? खास तौर पर वहाँ की सबसे बड़ी समस्या, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि आज वहाँ के लोगों के पास खाना नहीं है, तो क्या उसकी आर्थिक बदहाली इसी तरह से जारी रहेगी? देखिए, इतना दूर तो मैं पहुंचा नहीं, क्योंकि मैं तो जब क्वेश्चन कोई मुझसे पूछता है, जैसे आप पूछ रहे हैं, आप तो यहाँ तक पहुंचे, लेकिन लोग मुझसे यहीं तक पूछते हैं कि जितने में भारत का हित नज़र आता है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं तो वहीं तक सीमित हो जाता हूँ। लेकिन जब ये एक बार स्ट्राइक नहीं हुआ था, उससे पहले जो सिंधु जो एक वो थी, वो टूटी थी, पानी का जो एक बार जो ट्रीटी थी 1960 की, उसको भंग किया गया था। उसका रिजल्ट अब उनको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वास्तव में वो परेशानी के अंदर आएंगे। तो जिसको अभी तक वो कह रहे थे कि पानी रोक नहीं सकते, या पानी ये नहीं कर सकते, या वो नहीं कर सकते, अभी अगस्त सितंबर में आते आते वो अपने घुटनों पे आएंगे, और वास्तव में जो है वो वर्ल्ड बैंक के पीस कीपर्स जो हैं, वो इंडिया में आकर पाकिस्तान के लिए पानी की अनुनय करना आरंभ कर देंगे। मतलब ये आपको आने वाले जी समय जी, में होता अभी हुआ 2 दिखाई दे महीने रहा के है? अंदर ऐसा हो जाएगा। ये 2 महीने के अंदर ही होने वाला है कि हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप जो हैं इनको दीजिए, वरना ये तो बर्बाद होने वाले हैं। मतलब पाकिस्तान घुटनों पे आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। बिल्कुल आने वाली। जी। अब मैं आगे एक और सवाल पूछता हूँ। हमारे लिए कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। आपने देखा होगा बांग्लादेश की हमने इतनी मदद की, बांग्लादेश हमने बनाया, बांग्लादेश की आज़ादी की वार हुई और उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हमने सपोर्ट किया, भारत ने अपनी सेनाओं का इस्तेमाल किया। और दूसरा तुर्की है, जिसने अभी हाल ही में अपने ड्रोन से हम पे हमला कराया। जब इनके यहाँ भूकंप आया तो ऑपरेशन चलाकर हमने सबसे ज़्यादा, अगर कहीं पे सहायता किसी एक देश ने भेजी तो भारत में भेजी। और चूंकि भूकंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सपर्टीज भी है, भुज और गुजरात का पूरा एक्सपीरियंस उनके जी पास जी है। जी जी ऐसे जी। दोस्तों का क्या किया जाए? ऐसे दोस्तों के बारे में आपका प्रश्न कुंडली क्या कहती है? तो मैं आपको ये इतना बताना चाहता हूँ कि आपने सही कहा कि नेकी कर और दरिया में डाल, ये हम 2000-3000 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं नेकी भी कर, लेकिन नीति बना दे। तो अब नीतियाँ जो हैं बदलना शुरू हो जाएंगी। नेकी नेकी वैसी नहीं रहेगी, अब ऐसी नीतियाँ बनने वाली हैं जो कि पहले देखी नहीं होंगी। और इस बार जो कदम उठेंगे, जो उठने वाले भी हैं, वो इतने सॉलिड उठने वाले हैं कि जिन लोगों ने इस प्रकार से भारत को एक तरह से आईना दिखाया है, तो वास्तव में हम जो है वो अपनी फेस को सजाकर उसको एक अच्छा रिप्लाई देंगे। तो अभी उसका बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, अब नीतियाँ चेंज होने वाली हैं। आपको ऐसा लगता है? और जी आपका प्रश्न शास्त्र जी भी है और जी एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान भी जी, यही कहता है। यही कहता अब है। एक एक सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 3 कैरेक्टर जो इस पूरे युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। एक थे वहाँ के जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते के जैसा वक्तव्य दिया। एक थे शहबाज शरीफ और एक थी तीसरी उनकी आईएसआई, जिसने इस पहलगाम के पूरे, और आईएसआई का टेरर नेटवर्क जिसमें लश्कर तैयबा को भी मैं शामिल करता हूँ, जिसमें मैं शामिल करता हूँ जैश ए मोहम्मद को भी, इसको मैं आईएसआई के उसके अंदर रखता हूँ। मुझे अब ये बताइए कि आपने आसिम मुनीर के बारे में कुछ निकाला कि ये आदमी ऐसी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? और आजकल तो ये कह रहे हैं ना कि वो तो फील्ड मार्शल बन गए हैं, तो हो सकता है तख्ता पलट भी वो करें। तो क्या पाकिस्तान में आपको तख्ता पलट होते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बड़ा विचित्र सा योग होता है कुंडली के अंदर, उसको बोलते हैं गुरु चांडाल। जब गुरु के ऊपर राहु सवार हो जाता है तो उसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं। और फिर गुरु कुछ ऐसे फैसले लेना शुरू कर देता है जिसका नुकसान ही ज़्यादा होता है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते कि इसका वास्तव में नुकसान हो रहा है। मैंने जब ये एनालिसिस करनी शुरू करी कि पाकिस्तान के बारे में जितने भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जब मैंने एनालाइज किए, तो उस एनालिसिस में यही था कि गुरु चंडाल योग जो है वो काफ़ी प्रबल हो रहा है उनके हॉरोस्कोप में। और क्योंकि
उसका संबंध मंगल से है, तो पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो सेना में होगा उसके ऊपर गुरु चांडाल बन के घूम रहा है। तो जो 8वां घर होता है वो होता है गुप्तचरों का, यानी कि आईएसआई का, उसके ऊपर भी केतु की छाया बैठी हुई है। गुरु चांडाल योग बना हुआ है उनके जो सरगना हैं, जो मुनीर साहब हैं, जो उनके ऊपर है। तो मैं ये उनको सब मुल्ला आसिम मुनीर बोलता हूँ। मुल्ला मौलानाओं की तरह तकरीरें करते हैं, जी, उसमें जी। आर्मी चीफ जैसा कोई ग्रेस और प्रेजेंस तो दिखाई नहीं देता। मैं तो अपना डॉक्यूमेंट थोड़ा सा निभा ही रहा हूँ कि उनको जो सम्मान देना चाहिए भारतीय होने के नाते वो दे रहा हूँ। लेकिन उनके ऊपर गुरु चांडाल है और केतु आईएसआई के ऊपर बैठा हुआ है, जो उनके विनाश का कारण बनेगा। और उनकी जितनी भी ये टैक्टिस अपनाई जा रही है या जो हो रही है, उसके कारण से एक ऐसी नेगेटिविटी पैदा हो रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नक्शा ही बदल रहा है। ठीक है, आपने तो बता दिया पाकिस्तान का नक्शा ही बदल लिया है, जी। लेकिन क्या फिर से एक बार मिलिट्री रूल होगा? देखिए, ये तो उनकी ब्लड में है, तासीर में है, क्योंकि जैसे ही कुछ होता है तो उनके यहाँ मंगल हावी हो जाता है। गुरु को साइड में कर देते हैं, कहते हैं नहीं इसकी बात नहीं है, मंगल अब राज करेगा। तो ये बहुत संभव है कि वो हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। 2026 जब तक इनका नक्शा परिवर्तित नहीं हो रहा है, तब तक शरीफ ही रहेंगे, शराफ़त से ही अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन रहेंगे वो। लेकिन शरीफ में शराफत नहीं है। नवाज शरीफ में भी नहीं थी, शहबाज शरीफ में नहीं थे। नवाज शरीफ वही थे जिन्होंने कोई हमसे ऐसा करगिल कोई कराया ऐसा था। व्यक्ति बताइए जिसके अंदर शराफत हो वहां पर। ये भी बात है, ये भी बात है, लेकिन लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 1947 से पहले वो हमारा ही एक अंग थे। हमारा ये अंग बिल्कुल थे। हमारा ही जी, अंग थे, और जी। हमारी सनातन सभ्यता का वो भी एक केंद्र रहे हैं। वहाँ तक्षशिला जैसी सभ्यताएं हैं, वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह हैं। शारदा पीठ जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक हिस्से जी, के अंदर पाई जाती है। जी, बहुत अच्छी बिल्कुल, तरह से इस बात बिल्कुल। को जानते हैं। जी। अब मैं आगे चलता हूँ। एक 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 सवाल आजकल बड़ा चर्चा में है, एक सवाल आजकल बड़ा चर्चा में है कि बृहस्पति ने अपनी दिशा बदल ली है, और मैंने आते से आपसे पूछा भी था इसका क्या परिवर्तन होगा और इसका इम्पैक्ट भारत पर और भारत के राजनेताओं पर आप किस तरीके का देखते हैं? देखिए, कहते हैं बहुत जल्दी आपको 5 साल का जो फायदा होता है वो बृहस्पति 1 साल में करा दे। किसी ने मुझे ओवर सिंप्लीफिकेशन के आधार पर समझाया, तो ये बताइए आप। देखिए, बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है, तो एक राशि से किसी और राशि के अंदर चला जाएगा। वो राशि अगर वो कॉन्ड्यूसिव है, पॉजिटिव है, तो अच्छा रिजल्ट देगा, और वो पॉजिटिव नहीं है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब बृहस्पति महाराज जो हैं वो मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि होती है। बुध ज्ञान होता है, बुध जो है ज्ञान का संचार होता है, और बृहस्पति खुद ज्ञान के कारक होते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज्ञान का संचार होना शुरू हो जाता है, और काफ़ी ज्ञानी लोग भी पैदा होते हैं, और ज्ञान से पॉजिटिविटी भी आती है। अब देखना यह है कि आपकी कुंडली के अंदर वो जो संचार हुआ है वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए हुआ है, या आप उसको अभी भी कुछ नेगेटिव समझेंगे। यानी कि किसी को आप कुछ ज़्यादा समझाना शुरू कर दें तो कहना ये तो बहुत बड़े वक्ता हो गए, या बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं ये। तो भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव है ये। भारत जो है, अब आपको मैं बताऊं कि जो ये सीज फायर की घोषणा हुई है वो उसी के उस पे हुई है कि जैसे ही उनको लगा कि हाँ अब इंडिकेशन आ रहा है तो लेट अस जस्ट स्टॉप इट, और हम आगे आगे एक स्टेप ले लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो सीज फायर के अंदर तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन करना, ये भी एक तरीके से उसी संचार का एक 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 स्टेप है, जो कि जो आपने मुझसे पूछा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको बोलते हैं कि जो गुरु हैं वो उच्चाभिलाषी हो गए हैं। अगली राशि में जब जाएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे। अब उच्च का गुरु तो सबसे अच्छा माना जाता है, तो यानी कि उसको पता है कि मेरा नेक्स्ट प्रमोशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो अभी से ही बहुत अच्छे काम करने शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि गुरु जो है वो ज्ञान देगा, गुरु संचार देगा, डेवलपमेंट देगा। अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो डेवलपमेंट देगा, एजुकेशन फील्ड के अंदर बहुत अच्छा करा देगा, और जिन चीज़ों के लिए हम लोग विदेशों के ऊपर आश्रित रहते हैं, वो चीज़ें हमारे देश के अंदर पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, उसका एक काफ़ी अच्छा आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा 2025, 26 और 27 में। यू विल फाइंड दैट the concept of make in India has gone many paces ahead in this 2.5 years. 2-2.5 साल में आप ये देख बहुत रहे हैं। अच्छा होगा। अब मैं
पर्सनैलिटीज पे आता हूँ। आपने एक प्रिडिक्शन तो कर ही दिया कि अगले 5 साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, आपने प्रिडिक्शन कर दिया। सर, आप तो मुझसे हर क्वेश्चन पे एक प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, तो पता नहीं मैं कितने कर चुका हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने ये बताया कि अगले जो जब हम जाएंगे अगले फेज के अंदर या अगले 5 सालों के अंदर जो 2029 से शुरू होगा, उसके बाद आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर दिख रहा है। तो आगे का प्रधानमंत्री का रास्ता कैसा है, आगे का उनका सफर कैसा है? लोग तो बड़ा जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी गणनाएं, आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? देखिए, मैं आपको एक बात क्योंकि बताऊं उनके कि जैसा स्टीप राइज जो हुआ है ना भारतीय राजनीति में, ऐसे सितारे बिरले ही हैं। जी, लेकिन हर एक बड़े जो पहाड़ होते हैं, उनकी नींव देखिए तो वो उससे भी गहरी होती है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। वरना वो बिल्कुल पहाड़ सही खड़ा कहा। नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। तो बिल्कुल सही कहा। बिना नींव के कोई काम होता नहीं। तो हमको वो मेहनत भी देखनी चाहिए जो उन्होंने अब तक की है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 2017, 18, 19 के अंदर मैं जब पढ़ता था और मैं देखता था कि लोगों के क्या प्रेडिक्शन हैं, तो मैं देखता था कि लोग कहते हैं कि 2025 के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे या राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन मैंने 2014 के अंदर ये घोषणा की थी कि अब वो आ गए, इसके बाद वो नहीं जाएंगे। तो 2029 के बाद भी उन्हीं का परचम लहराएगा और वो 2034 तक निर्विवादित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि जो भी योजनाएं, जो भी परियोजनाएं, जो भी थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो और अच्छी तरीके से भागेंगे। तो आपके इस प्रिडिक्शन के बाद तो कई लोग जो सोच रहे हैं ना कि हमारा नंबर लग सकता है क्या, उनको और इंतजार करना पड़ेगा। उनको हो सकता है किसी को इंतज़ार इतना महंगा पड़ जाए कि उसका नंबर ही ना आए, और जो उनके नेक्स्ट नंबर लाइन में है वो अब कसरत करना शुरू कर दें कि हमारा नंबर अब शायद लग सकता है। चलिए, अच्छा है। मैं तो ये चाहूंगा कि भारत का नेतृत्व हमेशा इतना मजबूत, इतना सशक्त रहे कि भारत हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति पर चलता रहे। अब मैं आपसे 2-3 चीज़ें और समझना चाहूँगा जो 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 बड़े मुद्दे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इस वक्त। वो ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध ये तो समाप्त ही नहीं हो रहा। ये तो सुरसा की वो जो पूंछ है ना, पूंछ की तरह लंबाई होता जा रहा है। देखिए, सुरसा की मुंह की तरह बढ़ता ही जा रहा है। वो तो एक ऐसा युद्ध है जिसमें मुझे लगता है कि हर एक को कुछ ना कुछ मिल ही रहा है या प्रॉफिट हो ही रहा है। जो कंट्री अपेरेंटली लूज कर रहा था, उसने तो वहाँ के प्रधानमंत्री को बुला के बोल ही दिया कि तुम सब उसको बंद करो, वरना मैं जो हूँ जो है वो तुमको जो एड दे रहा हूँ देना बंद कर दूंगा। तो ये तो सारा का सारा चर्चा का विषय ही था। लेकिन ये युद्ध जो है वो अब पेपरों पे ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि जब मैं कुंडली देखता हूँ निकाल के, तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई बमबारी या गोला बारूद चल रहा है। अब जो है वो सैंक्शंस और किससे क्या खरीदना, किससे क्या बेचना, इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है। आप आज की तारीख में जो दुनिया है वो पूरी तरह से इकोनॉमी के ऊपर चलती है। आप और मैं भी शेयर बाजार में, शायद आप, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभार इन्वेस्ट कर लेता हूँ, बट एसआईपी के अंदर करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शेयर मार्केट क्या इसी तरह उतार चढ़ाव चलती रहेगी? क्या ग्लोबल इकोनॉमी इसी तरह से भारतीय शेयर मार्केट को प्रभावित करती रहेगी? और फिर मैं उसके बाद आपसे शेयर मार्केट पर टिप्स भी लूँगा कि कोई आदमी वॉरेन बफेट कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि शेयर मार्केट अगर आप बहुत क्लोज सेक्टर में देखना शुरू करें, मान लीजिए कि 10 या 15 दिन के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो हिल-डुल रही है। लेकिन मैं अगर आपको हॉराइज़न ले लीजिए 3-3 महीने का, तो 2026 तक के अंदर वो एक स्टीप राइज़ है, उसके अंदर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप एसआईपी में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपके पैसे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं और वो ग्रो करते रहेंगे। हाँ, यदि आप किसी और तरीके से शेयर मार्केट्स को एन्जॉय करना चाहते हैं, यानी कि इंट्राडे करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी कि उसमें ये योग है भी नहीं कि आप ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और यदि योग नहीं है तो उस योग को कैसे जनित किया जाता है या कैसे एक्टिवेट किया जाता है। एक बार एक्टिवेशन हो जाता है तो कुछ कुछ आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान दिए, सबके सब ध्यान देना चाहिए। कुंडली में यदि योग नहीं है और कभी आपने धुप्पल में कुछ पैसा कमा भी लिया और उससे आपने अपने घर में दरवाज़ा लगा लिया, तो समझ लीजिए कि
वो दरवाज़ा भी जाएगा और जिस चौखट पे लगाई है वो भी चौखट चली जाएगी। तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर मार्केट पे अगर पैसा आ रहा है तो ये समझ लें कि हो सकता है कि ये एक तरीके का कॉल हो कि जो आपका संचित धन है वो भी कहीं उड़ ना जाए। नहीं, ये तो आप डरा रहे हैं। नहीं, ये डरा नहीं रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कुंडली में यदि योग नहीं है, देखिए टेम्परामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि शेयर मार्केट के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, 5-5 6-6 महीने के कोर्सेज आजकल इतने सारे चल रहे हैं ऑनलाइन, और वो रोज़ जो है डमी टिप्स खरीदते हैं या डमी कुछ खरीदते हैं और शाम को देखते हैं कि इतना मज़ा आ गया, तो वो समझते हैं कि अब वो बहुत बड़े ज्ञाता हो गए, अब कुछ भी पैसा लगा के वो पैसा कमाएंगे। लेकिन जब वो फैक्चुअली जाते हैं मैदान जंग में, तो हो सकता है कि 1-2 दिन उनको कुछ प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उनको अक्सर नुकसान होता है। और वो आके मुझसे यही कहते हैं कि मुझे आता सब कुछ है, और मैं जब किसी को फ़ोन पे बताता हूँ कि ये खरीद ले, वो खरीदता है, उसको प्रॉफिट हो जाता है, और मैं जब खुद खरीदता हूँ तो मुझे नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपके इमोशंस, आपका चंद्रमा हॉरोस्कोप का वो एक उसका एक रेगुलेशन होता है कि आप कितने एक चीज़ को सह सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये मार्केट बहुत ऊँचे जाएगी, लेकिन आप घबरा जाते हैं, कहते हैं नहीं यहाँ पर काट दो यार, और कहीं-कहीं आपके लॉस हो रहा होता है आपको, और आप सोचते हो कि यार बहुत ज़्यादा ना हो जाए, अरे चलो यहाँ से हट जाते हैं। तो आप वो जो काम इम्पल्स में करते हो, वो आपके ग्रह कराते हैं आपसे कि आप उसके लॉस को या उसके फ़ायदे को सस्टेन नहीं कर पाते हो। तो मैं ये कहूँगा कि कुंडली के अंदर वो योग अगर नहीं है, तो वो देख लेने चाहिए कि वो किस तरीके से हैं। हर एक आदमी का कप ऑफ टी नहीं है शेयर मार्केट, यू हैज़ टू रियली एग्ज़ामिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर भी अगर निवेश करना है, तब भी अपने एक बार सितारों को एग्ज़ामिन करा लें, और यदि लॉन्ग टर्म भी नहीं है और शॉर्ट टर्म भी नहीं है, तो एसआईपी इज़ द बेस्ट थिंग कि चुपचाप किसी चीज़ में लगाकर धीरे-धीरे पैसे देते रहो, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बैंक से अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। अच्छा, क्या-क्या अच्छा होना चाहिए आपकी कुंडली में जिससे आप शेयर मार्केट में कमा सकते हैं? वॉरेन बफेट होने के लिए कैसी कुंडली होनी चाहिए? टेम्परामेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले तो आदमी को तुरंत राजा बनने का शौक नहीं होना चाहिए। वो पहले दिन निवेश करके ये ना सोचे कि मुझे कल मर्सिडीज़ खरीदनी है, परसों मुझे हवाई में विला खरीदना है, और उसके बाद मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक एक पॉलिसी के साथ अगर वो खेलना शुरू करता है, खेलने से मेरा मतलब ये है कि पैसा लगाना शुरू करता है। शेयर मार्केट जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर 8th हाउस और 5th हाउस से देखा जाता है, और ये जो है वो पैसा होता है जिसको हम जुए का पैसा बोलते हैं। यानी कि अगर हमको आपके जुए के स्किल्स को एनालाइज़ करना हो, तो हम आपके 5th हाउस को और 8th हाउस को एग्ज़ामिन करते हैं। तो वास्तव में जब आप इस मार्केट के अंदर जाते हैं, तो हम आपके जुए के स्किल्स को एग्ज़ामिन करते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो जो है मज़े लेते हैं। जुए के अंदर मैं खेलता तो नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मुझे इतना पता है कि लोग जो है वो छोटे-छोटे पत्तों पे भी जीत जाते हैं, और जो हारने वाले होते हैं वो बड़े पत्ते भी पैक कर देते हैं। तो यही शेयर मार्केट है कि आपको सबसे पहले एग्जामिन करना होता है कि आप जो है आपका टेम्परामेंट क्या है। यदि आपका टेम्परामेंट अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे, यानी कि जब मार्केट डाउन भी जा रहा होगा, हल्का भी जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, तब भी आप उसके अंदर पॉजिटिविटी लेके आ जाएंगे। और यदि आपके आपके जो स्टार्स हैं, टेम्परामेंट है, वो सही नहीं है, तो बहुत अच्छी मार्केट के अंदर भी मैं शाम को पूछूंगा कितने पैसे कमाए भाई आपने, तो आज काफ़ी अच्छे कमाए होंगे। तो कुछ नहीं था जी, 1500 रुपये इधर से उधर हो गए, बस यही हुआ और कुछ नहीं हो पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परामेंट आपका क्या है। दूसरा जो कारक होता है शेयर मार्केट का, एस्ट्रोलॉजी का, वो होता है मरकरी, यानी कि वो जो आपसे निवेश करवाता है और निवेश करने की आपको शिक्षा देता है और आपको अंदर स्ट्रेंथ देता है, वो यदि अच्छी तरह से प्लेस्ड है हॉरोस्कोप के अंदर, तो आपको काफ़ी अच्छा पोजीशन मिल जाता है। तो 10th हाउस के विज टू विज देखते हैं कि कैसे कैसे उसकी प्लेसमेंट है। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो हम कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जाओ, मज़े आएंगे, और प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो उसको हम रोकते हैं, कॉशन देते हैं कि मत करना भाई, आपके लिए परेशानी का विषय बन सकता है। मतलब अगर आप शेयर बाजार में जाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, ऐसा मत करना आपकी शेयर बाजार में जाना तो पहले जुआ खेलना शुरू करना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, एक मिसाल थी। जी।
एक एक अच्छा मतलब लोग ये कहते हैं कि मैं व्यवसाय करूं, कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं ना, वो सब कुछ अपनी कुंडली के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कि मेरी कुंडली ये कहती है तो मुझे ये कहना चाहिए। कितना सटीक बैठता है कुंडली के आधार पर ये कैलकुलेशन कि मैं क्या चुनूं, व्यापार चुनूं, नौकरी चुनूं, किसी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट चुनूं, या किस सीढ़ी की तरफ जाऊं, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं सर आप अपनी कुंडली के देखिए, अंदर? ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से किसी भी जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी वो जो जीवन है वो कैसे चलाएगा, कहाँ से पैसे लाएगा और किस प्रकार से अपने जीवन को संचालित करेगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपका करियर कैसे रहने वाला है ये आपका हॉरोस्कोप बताता है। और अगर कुंडली के अंदर धन योग है तो वो फलित कैसे हो रहा है, वो नौकरी से फलित हो रहा है या फिर वो बिजनेस करके फलित हो रहा है। तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन होता है धन योग का कि धन योग है कितना, और वो धन योग यदि आपका नौकरी से फलित हो रहा है तो आपको बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कुंडली के अंदर आपके धन योग है और वो कहता है कि 100 रुपये कमाओगे भाई, तो बिजनेस करके अपना चैन भी गंवाओ और जो है समय भी गंवाओ, और आपको 100 रुपये भी नहीं मिले या 110 भी मिल जाए गलती से, तब भी उसका करने का कोई उपयोग नहीं है। तो एग्जामिनेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि कुंडली के अंदर योग क्या है। एम्प्लॉई कुंडली है कि एम्प्लॉयर हॉरोस्कोप है। अगर एम्प्लॉयर हॉरोस्कोप है तो जाइए बिजनेस करिए, लोगों को अपने अंदर रखिए और आप बिजनेस को एक्टिवेट करिए। और यदि वो नहीं है तो बिकम अ सर्वेंट एम्प्लॉई, और ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्वेंट या एम्प्लॉई होगा तो वो अच्छा नहीं कर रहा होगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रचंड योग होते हैं, लक्ष्मी योग, धन योग, कुबेर योग तक होता है जो कि नौकरी कर रहे होते हैं। तो आप समझिए कि महायोग बोला जाता है जो कुबेर योग होता है। तो उसको एग्जामिन किया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो लोग जो कि दो राय पे होते हैं कि बिजनेस करें ना करें, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं नौकरी कर रहे होते हैं, 5-10 साल नौकरी कर रहे होते हैं, तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, और उनको लगता है कि यार हमारा जो ये लाला है ना मेरी वजह से ही कमा रहा है, और मैं अब नौकरी छोड़ देता हूँ और मैं ये जो काम ये कर रहा था वो काम करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को तो आता ही है सब काम, मुझे सारा मार्केट पता है, मुझे क्लाइंट्स पता है, मैं कर दूंगा 2 मिनट में काम। और होता कुछ उल्टा है, यानी कि वो भाग्य जो लाला का था वो तो था नहीं उसका, उसकी कुंडली के अंदर वो योग नहीं था। तो वो अपना काम करता है, वो पैसे इधर उधर से उधार लेता है, तनख्वाह आनी बंद हो जाती है और लोन चढ़ जाता है, बिजनेस करना शुरू करता है। तो सारे के सारे सप्लायर्स, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पहले उसको सर करते थे वो विमुख हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको सर नहीं कर रहे होते हैं, वो लाला जी को सर लालच। कर रहे होते हैं। तो वो जो है वो फिर बहुत परेशानी के अंदर आता है। तो ऐसे करने से पहले लोगों को एग्जामिन कर लेना चाहिए कि कुंडली में क्या योग है। और कभी कभी क्या होता है कि योग होता है लेकिन 5-7-8-9 महीने का ऐसा योग होता है जिसके अंदर अच्छा खासा धन खोने का योग होता है, कहीं वो तो एक्टिवेटेड नहीं है, कहीं वो तो परेशानी नहीं हो रही है, ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए तो मेरा यही एक बहुत एक उनको मेरी रिक्वेस्ट है और उनको एक अनुरोध ये है कि ये सब करने से पहले एक बार कुंडली देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिविटी आने वाली हो और आप उसके अंदर छम से कूद जाओ और परेशानी आपको आ जाए। तो आप क्या सलाह देते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरह का मन बना रहे हैं? आपने कहा एक तो कुंडली देखें, तो क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें? आजकल तो हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे ना, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जिसके पास अनुभव हो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को अनुभव नहीं होता, या वो किसी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा उपाय कर लो या वैसा उपाय कर लो और इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। तो उपाय एक बात की बात होती है, पहले योग कुंडली के अंदर होना चाहिए, उसको बलिष्ठ किया जा सकता है, उसको निर्बल किया जा सकता है, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। यू शुड हैव अ कार टू रन इट। कार खराब है तो उसका इंजन ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन कार ही नहीं है और कहो कि कार का योग बन जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर कुंडली के अंदर योग है बिजनेस करने का तो निसंदेह काफ़ी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। तो बिजनेस करना अच्छी बात है, पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मानसिक जो संतुलन है उसको खोना खराब बात है। नेगेटिविटी आना शरीर के अंदर वो एक खराब बात है। ऐसा ना हो कि आप जो हैं वो मानसिक अवसाद के अंदर आ जाएं, परेशानी के अंदर आ जाएं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको एग्जामिन के करा लें, उसके बाद ही ऐसी दलदल में कूदें कि जिसके अंदर से निकलने का रास्ता मिलता हो उनको।
ठीक है। अब आप आपने बताया कि किस तरीके से आदमी को कॉशियस रहना चाहिए अपने समय के उसमें। आप क्या कहेंगे, बच्चों की कुंडली कब से बना लेनी चाहिए? एक बड़ा सवाल है कि पैदा होते से ही बना लेनी चाहिए, 2 साल में बनानी चाहिए, 5 साल में बनानी चाहिए? कुछ लोग मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं नहीं बनानी चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि बच्चे के पैदा होते ही ऐसा कहा जाता है कि उसकी ललाट पे ब्रह्मा जी षष्ठी के दिन उसकी कुंडली टंकित कर देते हैं। अच्छा। जी। तो आपकी कुंडली षष्ठी वाले दिन बन जाती है, छठी जैसे पूजी जाती है, तो आपकी कुंडली बन गई उस दिन। तो कुंडली ज़रूर बनवानी चाहिए। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो कुंडली बनवानी चाहिए। कुंडली के अंदर ये ज़रूर देखना चाहिए कि कोई नेगेटिव योग तो नहीं है, कोई ऐसा खराब ट्रांजिट तो नहीं है पैदा होते ही जो कि बच्चे को कष्ट दे सकता है। यदि है तो उसकी ग्रह शांति करानी चाहिए। घर के अंदर वैसे भी एक मेहमान आया है नया, कोई छोटी-मोटी पूजा करके भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और कोई शांति करानी हो तो वो करानी चाहिए। बस यहीं तक होना चाहिए। इसके पश्चात उसकी कुंडली को बंद करके रखना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं पहले 14 साल जो अपने पिछले जन्म में करके आए हैं उसके फल भोगते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेट देम एंजॉय दोज फल्स। वो उनको फल भोगने देने चाहिए। वो जिस प्रकार से जी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, माँ बाप के अनुरूप नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनको करना चाहिए जब तक बच्चा बीमार ना हो। अगर बच्चा बीमार है तो हाँ, कुंडली दिखानी चाहिए। अगर बच्चा बीमार नहीं है तो वो जो कुंडली बनवाई थी वो उसको बस रखनी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। 13-14 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके पश्चात आपको उसके करियर को डिसाइड कराना है, उसके सब्जेक्ट्स को डिसाइड कराना है। आपको ये देखना है कि वो पिता के व्यापार के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसको मामा के पास विदेश में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। ये सब चीज़ें देखने के लिए हम उस समय हमको कुंडली खोलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले जो बच्चा अपने पिछले जन्म के जो पॉजिटिविटी लेकर आया है प्रारब्ध से, वो उसको एंजॉय करना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं दिखाना चाहिए। और एक उल्लेख भी है कि आप जितनी बार बच्चों की कुंडली खुलवाते हैं आप उसकी आयु को कम करते हैं। बच्चों की कुंडली खुलवानी नहीं चाहिए जब तक वो बीमार ना हो। तो मतलब आप कितने टाइम तक नहीं, मतलब जब तक आप कह रहे हैं कि जब तक उसको अपने सब्जेक्ट्स ना डिसाइड करने हो, जब तक आप 13-14 साल 13-14 साल तक उसको कुंडली दिखानी नहीं चाहिए। हाँ, बीमार है तो अवश्य दिखाइए, हो सकता है कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि मिलता हो, लेकिन उससे पहले मत दिखाइए। अब सॉल्यूशन पे मैं आता हूँ। कई सारे लोग कई सारी चीज़ें बोलते हैं कि वैसे हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन कई सारे लोग अजीब अजीब तरह के सुझाव आपको देंगे कि इतनी बार पूजा कर लो, इतनी बार ये कर लो, इतनी बार वो कर लो, इतनी बार ऐसा कर लो। मैं किसी स्पेसिफिक सुझाव पर नहीं जाता, ना ही किसी पर इस तरह की टिप्पणी करना चाहता हूँ। तो क्या इन उपायों से फर्क पड़ता है? ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे देखिए, ज्योतिष जो है उसकी एक ब्रांच है उपाय। उपाय ज़रूर होते हैं कि अगर सपोज़ कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान होता है और समाधान के लिए हमको उपाय करने होते हैं। लेकिन कुंडली के अंदर उसके योग उपलब्ध होने चाहिए। जैसे मैं पहले भी बता रहा था आपको कि अगर सपोज़ कुंडली के अंदर एक बात है ही नहीं, तो आप उसका लाख उपाय कर लीजिए, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि आपको किसी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है और आपको बहुत अच्छा करना है उसके अंदर, और पंडित जी ने कहा कि आप जो हैं वो उपाय करना शुरू कर दीजिए। तो वो सोचता है कि उपाय करके काम हो जाएगा, नहीं होगा। आप जो हैं पढ़िए, आप अपने कर्मों को जो है वो लेकर आइए प्ले के अंदर, और साथ-साथ आप भगवान के पास भी जाइए और उनको बताइए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ साहब, मैं खूब पढ़ रहा हूँ और बीच-बीच में मेरी कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी-सी फेल होती है, तो मुझे आप शक्ति दीजिए, मुझे आप पॉजिटिविटी दीजिए, ताकि मैं, अगर मैंने 4 घंटे निहित कर रखे हैं पढ़ने के, तो मैं 4 घंटे पढूँ, सवा 4 घंटे पढूँ। बीच में मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे मैं हट जाऊँ। तो उसके लिए आप जो हैं भगवान के समक्ष जाते हैं और कुछ उपाय करने पड़ते हैं फॉर द कंसंट्रेशन, या आपने जो उद्देश्य साधा होता है उसके लिए जो आपने अपने अंदर एक आत्म शक्ति लेकर आनी होती है, आत्मबल लेकर आना होता है, वो उपाय हमेशा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि जो मैं कार्य है, जो मेरा कर्म है उसको मैं ना करूं और मैं जो हूँ वो सिर्फ उपायों के माध्यम से, उपायों के बल से काम करना शुरू कर दूं,
तो वो उपाय कभी भी आपको फल नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज बड़ी लंबी बातचीत हुई आपने। हम कहाँ गए थे, हम कहाँ थे, फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहे थे, युद्ध की बात कर रहे थे, और करते करते बच्चों की कुंडली तक आ गए। मेरे ख्याल से यही यही एक रेंज है जो ज्योतिष विद्या कैलकुलेट करती है। आपके पास हर सवाल के जवाब हैं, हर सवाल को आप अपनी जिज्ञासा के हिसाब से शांत कर सकते हैं। आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि एक और पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा जिसमें हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करेंगे, जी, क्योंकि बिल्कुल। मेरा प्रिय विषय पॉलिटिक्स ही है और मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कुछ ज्यादा ही करता हूं। जी, जी, तो जी। एक पॉडकास्ट हम करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, जिसमें हम बात करेंगे किस किस की, नाम भी बता देता हूं आपको। हम बात करेंगे बंगाल के चुनाव होने वाले हैं तो ममता बनर्जी की। हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में तो काबिज रहने वाले हैं, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, और अगर आएगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। कई सारे सवाल होंगे, इसी तरह के मस्त जवाब होंगे। आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हर मुद्दे को हम आपके सामने इसी तरह लेकर आते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपके ज्ञान का बहुत सम्मान करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं, और ज्योतिष विज्ञान